यूपी को इस इन नंबर के साथ ओवरऑल तस्वीर आप बताएं, चूंकि अब तो समअप हम कर रहे हैं यूपी पर। अंतिम दौर के बारे में तो विशेष कुछ कहने को नहीं है। सिर्फ यही, और चूंकि आप यहाँ घूमते रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये तमाम वो दौर हैं जिसमें स्थिति थोड़ा-थोड़ा विपक्ष की बेहतर होती गई है। उत्तर प्रदेश में कम से कम मुझे महसूस हुआ जैसे-जैसे चुनाव पहले से 7वें चरण के करीब आया, तो उसमें इंडिया गठबंधन, सपा-कांग्रेस गठबंधन जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता गया। बीजेपी की स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। आखिरी राउंड में होनी तो बहुत अच्छी चाहिए थी बीजेपी की सिचुएशन, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। लेकिन संघर्ष हो रहा है सब सीट पे। बनारस में भी प्राइम मिनिस्टर का मार्जिन कम होने की काफ़ी गंभीर कयास हैं इस वक़्त। तो अगर वहाँ पे भी मार्जिन कम हो रहा है, जहाँ बीजेपी ने एक बार दावा किया था 10 लाख का मार्जिन लाने की कोशिश थी, तो ज़ाहिर है ऐसे में कुछ तो बदलाव हो रहा है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा अनुमान ये है कि पिछली बार बीजेपी को सपा-बसपा गठबंधन पे 13% का एडवांटेज था, 13% वोट ज़्यादा, जिसके चलते बीजेपी को 62 सीट आई, अलायंस को 2 और सीट आई। इस बार मुझे लगता है कि कुल मिला के बीजेपी और उसके अलायंस कुल मिला के 50 सीट ले आएँ, तो ये एक उनके लिए ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस होगी। मतलब कि बीजेपी को कोई 14-15 सीट का नुकसान है। मैं जानता हूँ ये बात बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ हो सकता है एग्ज़िट पोल भी ये बात कल ना कहें। लेकिन मैंने केवल उत्तर प्रदेश में, आपने तो ज़्यादा दिन लगाए, लेकिन मैंने भी कोई 1000 किलोमीटर घूम के देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी का एक छोटा-सा तबका, और वो केवल एक जाति विशेष का नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक तमाम जातियों में बीजेपी का वोट टूट रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट कतई नहीं टूट रहा है, और बीएसपी का एक छोटा हिस्सा पहली बार सपा कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। तो उसके चलते मेरा ये अनुमान है कि बीजेपी कोई 50 सीट के करीब, बीजेपी और उसके सहयोगी 3-1 सीट सहयोगियों को भी आ सकती है, मिलके 50 सीट पर आएँगे। लेकिन ये याद रखिए अजीत भाई, जो मैंने पहले भी कहा था, अगर उससे 1.5-2% और वोट टूट गया, और इसका किसी को पता नहीं लगता है, क्योंकि हम सब ओवरग्राउंड देखते रहते हैं और अंडरग्राउंड का करंट किसी को मेज़र करना बड़ा मुश्किल होता है। वो हो गया तो 40 पे आते देर नहीं लगेगी। 40 पर भी बीजेपी उतर सकती है, इस संभावना से आज भी आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर आप 50-51 देख रहे हैं बीजेपी प्लस पार्टनर, मतलब छोटी पार्टी अपना दल हो चाहे राजभर हो, तो उस सिचुएशन में दूसरा पक्ष जिसमें कांग्रेस है और सपा बसपा गठबंधन कॉम्बिनेशन मान लें, तो आप उसके बारे में आपका आकलन क्या है, कांग्रेस और देखिए, इंडिया अगर गठबंधन? बीजेपी कोई 50-51 पे रुकती है, तो ज़ाहिर है ऑपोज़िशन को 28-29 सीट आएँगी, जिसमें कांग्रेस को एक छोटा हिस्सा आएगा। कांग्रेस को मैं 5-1 से ज़्यादा, 5-6 सीट से ज़्यादा नहीं देखता, और समाजवादी पार्टी को कोई 22-23 सीट आने की गुंजाइश है। एक यूपी में एक आधी सीट ही किसी अन्य को जा सकती है, बाकी कोई गुंजाइश है नहीं, सीधा 2 लोगों की लड़ाई है। बसपा शायद 1 सीट निकाल ले, उससे अधिक बसपा निकाल नहीं पाए। हम्म, तो ये हो गया यूपी। हम संक्षिप्त चूंकि बाकी राज्यों की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हम आते हैं बिहार। उसके बाद हम महाराष्ट्र और कर्नाटक जाएंगे, जहां को लेकर सबसे अधिक बात हो रही है, कर्नाटक महाराष्ट्र से कि वहां बीजेपी को लॉस हो सकता है। बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, नालंदा जिसमें पटना साहिब भी है, पाटलिपुत्र भी है, रविशंकर प्रसाद की भी सीट है, और जो लालू यादव की बेटी मीसा भारती की भी सीट है। काराकाट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां काफी फाइट हो रही है, आरा, बक्सर, जहानाबाद। तो बिहार की 8 सीट आखिरी दौर है। ओवरऑल भी बात कर सकते हैं इसी बहाने बिहार। बिहार में इन लास्ट दौर की 8 सीट पे संघर्ष है। यहाँ बीजेपी को, अगर आप विधानसभा हिसाब से देखें, तो बीजेपी को काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं। यही वो इलाका है जहाँ माले अपनी तीनों सीट लड़ रही है। मेरे ख्याल में माले की तीनों सीटें इसी के अंदर आ रही हैं। जी बिल्कुल। आरा, काराकाट और नालंदा, तीनों माले की सीटें भी यहाँ आ रही हैं। और वो उन सब सीटों पर, तीनों पर ही मेरे ख्याल से वो मुकाबले में है। 2 पे जेडीयू के मुकाबले में है और 1 पे बीजेपी के मुकाबले में है। इन स कुल मिला के बिहार में अगर आप देखते हैं, पिछली बार 40 में से 39 सीट थी वहाँ विपक्ष, वहाँ पे एनडीए को। मेरे विचार से कम 15 सीट का नुकसान मैं देख रहा हूँ।
इसमें से बीजेपी को कम नुकसान है। बीजेपी को पिछली बार 17 सीट थी। मैं समझता हूँ बीजेपी को खुद कोई अभी 5 सीट से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। आप समझ लीजिए 12 सीट एक तरह से बीजेपी को आप दीजिए। लेकिन उधर जब आप इसे देखते हैं बीजेपी के एलाइज़ को, जो कि अभी भी अ, कितनी 23 सीट लड़ रहे हैं एलाइज़ हाँ, सब हाँ, लोग बिल्कुल मिलके। 16 जेडीयू अ, थी पिछली बार, 6 एलजेपी थी, हाँ, तो सीधे-सीधे 23 में से मैं केवल 12 सीट के करीब देख रहा हूँ। तो मतलब ये जो 24 सीट के करीब मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को बिहार में एनडीए को बिहार में आ सकती है, उनमें से आधी बीजेपी को, आधी उसके एलाइज़ को। तो मतलब बीजेपी का 15 नुकसान लॉस सिर्फ एनडीए 5 का अगर देखें तो 15 लॉस है, क्योंकि 40 में से 39 एनडीए ने जीती थी, तो लगभग 15 जी। लॉस है बिहार तो में। एलाइज़ को 10 सीट का लॉस हुआ और बीजेपी को केवल 5 सीट का लॉस हुआ। हम्म, ऐसा एक ब्रॉड पिक्चर आती है आपके पास बिहार की। बिहार की। अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंटर क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत राज्य है और वक्त कम है। अब उसके बाद हम आते हैं सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को लेकर बहुत बातें लगातार होती रही है, बहुत उठापटक, सियासी उठापटक, और महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि किसी ढंग से रिटेन करें। पिछली बार महाराष्ट्र में अगर देखें तो 18 सेना उद्धव की और 23 बीजेपी को मिली थी। तो महाराष्ट्र क्या देखते हैं आप योगेंद्र जी? 41 पे जो एनडीए था, जमा 1 कर लीजिए तो 42 भी आप कह सकते हैं। मुझे कम से कम 20 सीट का नुकसान दिख रहा है यहाँ पे एनडीए को। और फिर बिहार की तरह यहाँ भी बीजेपी को नुकसान कम है। बीजेपी को मैं समझता हूँ कि कोई 5-1 सीट का नुकसान है। लेकिन बीजेपी के एलाइज़ को, दोनों ही एलाइज़ को बहुत भारी नुकसान देख रहा हूँ यहाँ। वो तो मतलब 4-5 सीट ले आएँ तो गनीमत है। शिंदे ने हालाँकि आखिरी दौर में काफ़ी हाथ-पाँव मारे हैं। लेकिन दोनों को, अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कोई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रूप में स्वीकार नहीं महाराष्ट्र हुई है और शिंदे की जो शिवसेना है, वो भी एक शिवसेना के रूप में स्वीकार नहीं हो पाई है। तो कुल मिला के एनडीए को 20 सीट का नुकसान, जिसमें से 15 का नुकसान एलाइज़ को और केवल 5 का नुकसान बीजेपी। हम्म, बीजेपी को आप 17 दे रहे हैं आकलन, जो 23 है, मतलब 5 लॉस बीजेपी को। ठीक है, अब महाराष्ट्र से हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें आप इंडिया पार्टनर को कितना दे रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन इंक्लूडिंग कांग्रेस इंडिया एनसीपी? गठबंधन को इंडिया गठबंधन को जाहिर है कोई महाराष्ट्र में 1-2 सीट बाहर भी जा सकती हैं। तो मतलब एक तरफ राजू शेट्टी लड़ रहे हैं, एक तरफ 1 सीट में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की बात भी हो सकती है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन को मैं समझता हूँ कम से कम 26 सीट के करीब आ रहे हैं। जी। तो उसके आमतौर बाद पे आधो-आध की बात हो रही थी। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा इंडिया गठबंधन के पास आएँगी और आधे से कम एनडीए के पास। जी, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का गढ़, 18 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती 2 से सीधे 18 हुई, अपने आप में वही बड़ी बात है। बीजेपी को लगता है सीट बढ़ सकती है। प्रशांत किशोर भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लेकर कह चुके हैं सीट बढ़ सकती है, और भी कुछ लोगों का मानना है। तो पश्चिम बंगाल। ये जो आखिरी दौर की 9 सीटें हैं, तो सारी की सारी तृणमूल का गढ़ है, तो इसमें अगर बीजेपी 1 सीट भी ले आए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट बीजेपी के लिए होगी। और ये आज से नहीं, तृणमूल कांग्रेस 2009 से सीटें जीतती आ रही है। रही बात कुल मिला के बंगाल में, ये बात सही है कि उन्होंने बहुत बड़े दावे बीजेपी ने किए हैं। बीजेपी की बहुत बड़ी उम्मीद है, 24-25 सीट तक मिलने के दावे हैं। उधर टीएमसी के लोग कहते हैं 12 से अधिक तो नहीं जाने। मेरा अपना अनुमान ये है कि बीजेपी को जो 18 सीट मिली, मुख्यतः पिछली बार उत्तर बंगाल से और पश्चिम बंगाल का जो पश्चिमी अंचल है, जंगल महल के नज़दीक का, वहाँ से मिली। यहाँ पे बीजेपी को दरअसल अपनी पुरानी सीटों में नुकसान हो सकता है। 2-2 सीट इन दोनों इलाकों से बीजेपी की गिर सकती है। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस का कोर एरिया है, वहाँ बीजेपी रिकवर कुछ कर सकती है। तो कुल मिला के इस वक़्त मैं कहूँगा स्टेटस को, मतलब जो पिछली बात थी बिल्कुल वही की वही रहेगी, सब कुछ खींचतान करने के बाद। मतलब बीजेपी की सीट बढ़ते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ बंगाल में, जो अभी तक की सूचना है उसके आधार। हाँ, उतना ही अहम है कि घटती हुई भी नहीं दिख रही है। जी, घटती हुई, और ये भी बीजेपी के लिए उपलब्धि है बहुत बड़ी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद तो लग रहा था कि बीजेपी 8 सीट नहीं ले पाएगी बंगाल में। मैं तो शुरू में मानता था कि बीजेपी को 10 सीट का नुकसान इस राज्य में होगा। तो जो सारी रिकवरी जिसकी बात हो रही है, वो रिकवरी ये है कि विधानसभा से वापस आके बीजेपी वहीं 18 के करीब आ जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान को लेकर भी बहुत अनुमान है, जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज
में फर्क आया पिछली बार की तुलना में, जिस ढंग से कहा गया, लोगों ने कहा 7, 8, 6, 10 अलग-अलग नंबर हैं, इतनी सीटों पर बहुत क्लोज फाइट है। खास बात ये भी कि राजस्थान में करीब-करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं, जहां 3 से 5 लाख का फासला था। 15-17 सीटें हैं कुल मिलाकर देखिए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख का मार्जिन था। वहां उस राजस्थान में अगर से 6, 7, 8 का आकलन है, ये बहुत सारा चल रहा है। तो राजस्थान आप कैसे देखते हैं? 25 में 25 पिछली बार बीजेपी, मतलब एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी नागौर, तो 25 में 25 ही मानिए पिछली बार, इस बार। जी, फाइट तो कम से कम 12-15 सीटों पर हुआ है। बाकी 10 तो सीधे बीजेपी के लिए हमेशा सिक्योर थी, और मैं समझता हूं कि ऐसे में कोई 8 सीट बीजेपी से छीनी जा सकती है इंडिया गठबंधन के द्वारा, जिसमें से 2 या 3 एलाइज को जाएंगी, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और कम से कम 6 सीट कांग्रेस अपने दम पे जीत रही है। तो 8 सीट कुल मिला के इंडिया गठबंधन को मैं आज भी मानता हूं वो राजस्थान में आ रही है, जो कि फिर बीजेपी मतलब आगे ही है। ये आंकड़ा आने के बाद भी। तो मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि बीजेपी को उस तरह की अ असाधारण सफलता नहीं मिल रही है, जैसी कि उसे पिछली 2 बार से मिली थी। याद रखिए कि अगर हम विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से देखें, तो ऑपोजिशन को 11 सीट आनी चाहिए। जिस विधानसभा चुनाव में ऑपोजिशन हारा है अभी कुछ महीने पहले, उस 3 आंकड़ों दिसंबर के को हिसाब लगता है। से भी 11 सीट उसको आनी चाहिए थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उससे शायद थोड़ा कम ही आएँगे ऑपोजिशन को, तो बहुत कंजर्वेटिव सा एस्टीमेट है 8 सीट का। अब आते हैं सर, हम दिल्ली, उड़ीसा, जिन राज्यों में माना जाता है कि बीजेपी को गेन हो रहा है, हो सकता है, जो ये आकलन, कयास, प्रेडिक्शन, विश्लेषण जो भी कहें, उसमें उड़ीसा भी है। 21 सीटें हैं, 8 बीजेपी के पास है, वो गेन माना जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। तो उड़ीसा, ये जहां इसको आज कैसे आखिरी दौर में देखते हैं? चुनाव हो रहा है, कोस्टल उड़ीसा है जो बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी इसमें सेंध लगाना चाहती है, और अंतिम दौर वही है जहां प्रधानमंत्री प्रचार करके इसमें सेंध लगाने का प्रयास करते रहे। अ, उड़ीसा के बारे में जितनी खबर आ रही है हर दौर के बाद, वो बीजेपी को पिछले से कुछ ऊपर ही दिखाती जा रही है। तो शुरू में मैंने सोचा था बीजेपी 21 में से 8 पे तो बैठी हुई है और कितना बढ़ा लेगी। लेकिन और पहले मैंने कहा कि चलिए 8 से 10 हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बीजेपी 14 सीट ले जाए। जिसका मतलब अच्छा। ये नहीं है कि विधानसभा में बीजेपी हार रही है। इसे टिकट स्प्लिटिंग कहते हैं ना, वही ऊपर वोट कहीं और नीचे वोट कहीं। कुछ वैसा हो रहा है, तो मेरा अनुमान है कि विधानसभा में नवीन पटनायक की बीजेडी धड़ल्ले से जीत के आएगी। लेकिन लोकसभा में बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 14 सीट आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। कांग्रेस के ये पास 1 ही थी, वो खास बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो बची हुई 6 सीटें बीजेपी को। हाँ, तो उड़ीसा में इसका मतलब बीजेपी को काफी फायदा दिख रहा है। चलिए, जी, उसके बिल्कुल बाद फायदा। हम आते हैं हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा आपका स्टेट, जहां 10 की 10 बीजेपी जीत गई थी पिछली बार। उसके बाद दिल्ली पर बात करते हैं। हरियाणा, मैंने पिछली योगेंद्र जी। बार भी आपको कहा था कि हरियाणा एक राज्य है जहां मुझे तो बीजेपी के खिलाफ एक तरह की हवा चलती हुई दिखाई दे रही है, और उन चंद राज्यों में से है जहां ऑपोजिशन का दबदबा है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, ऑपोजिशन को ज्यादा सीट, बीजेपी एनडीए को कम। हरियाणा भी एक ऐसा ही राज्य हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान रहा है। लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड, और जो कुछ सूचना आई है, मेरे को तो एक स्टेज पे लग रहा था कि 6 से भी पार जा रही है कांग्रेस। और आज भी मैं उससे इनकार नहीं करता, क्योंकि किसानों का गुस्सा है, और दलित समुदाय वापस कांग्रेस के पास आया है। तो बीजेपी का जो खेल था, इसे केवल जाट बनाम गैर जाट बना देने का, वो सफल नहीं हुआ है। इसलिए, लेकिन पिछली बार मार्जिन बहुत ज्यादा, 30-30% के मार्जिन थे। रोहतक को छोड़ के हर सीट इन्होंने 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती हुई, 2 लाख से ज्यादा मार्जिन। तो इसलिए मैं कहता हूं टू बी ऑन द सेफर साइड, 5 सीट, 5-5 बटेगी। हालांकि तो एनडीए का आज भी पांच वहां पांच दावा है आप कि वो, बीजेपी देख रहे हैं हरियाणा में, और पांच पांच बीजेपी देख रहे हैं, सही बोल रहा हूं? मतलब 10 में जी, 5 जी, बीजेपी। जी, 5 बीजेपी और 5 ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब कांग्रेस ही है, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। तो 5-5 की मैं बात देख रहा हूँ, लेकिन 5 का 7 होते कोई देर नहीं लगती है। मेरे विचार से अगर आप मेरा गट सेंस पूछें, तो मैं 6-7 ही कहूँगा। किसके लेकिन लिए? जो आंकड़े और किसके फीडबैक आ लिए? रहे हैं कांग्रेस के लिए, जी, कांग्रेस ओके। और विपक्ष के लिए, मेरा गट सेंस तो आज भी 6-7 का है।
लेकिन अभी तक जो फीडबैक और आंकड़े आए हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं 5 के करीब पे टिका हूँ। अब दिल्ली, देश की राजधानी, आम आदमी पार्टी की सरकार, 67 सीटें, 62 सीटें, जबरदस्त कामयाबी, और उसके बाद इसके बीच बहुत नाटकीय घटनाक्रम हुआ। सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में रह के आए 6 महीने, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर जमानत पर हैं, प्रचार कर रहे हैं। तमाम नाटकीय घटनाक्रम के बीच आज दिल्ली को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बनने के बाद जितनी संभावना बनी थी, उस संभावना को शायद पूरा रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं। एक स्टेज पे तो लग रहा था कि आराम से 4 सीट निकाल सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन आज की तारीख में मैं 2 से ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। शायद 1 कोई कांग्रेस की और 1 आम आदमी पार्टी। उतना अच्छा चुनाव दिल्ली में नहीं लड़ पाए हैं, जितनी कि उन्हें लड़ना चाहिए था, जितनी की एक संभावना थी, जितना अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद अगले दिन दिखाई देता था, जितना कन्हैया कुमार की दावेदारी के बाद दिखाई देता था, वैसी शायद नहीं कर पाई है। तो कुल मिला के एडवांटेज यहाँ भी बीजेपी को है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि जैसा लड़ना चाहिए था वैसा नहीं लड़ पाए, एक ऐसा तो क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी को जिस तरह का एक जो इलेक्शन का उनका जो रथ था, अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने के बाद जो शुरू होता था, वो कहीं न कहीं उस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से रथ वो फँस गया। बहुत ख़ास तौर पे उन दिनों में पार्टी ज़्यादा इस सब चक्कर में फँसी थी बजाए कि प्रचार करने। अब ये दूसरा स्वाति मालीवाल वगैरह वाला जो कंट्रोवर्सी ये जो हुआ, वो सब बात कंट्रोवर्सी हुआ जी, बाकायदा उसके कारण। दूसरा और दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहाँ टेलीविज़न, खबरों और इन सब का ज़्यादा असर पड़ता है दूसरे इलाकों से। दूसरा ये भी है कि ज़मीन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा हो पाया, उसकी खबर मेरे को पूरी नहीं है। खबर ये थी कि कई नेता आम आदमी क्योंकि देखिए दिल्ली में संगठन और आधार और पकड़ तो आम आदमी पार्टी की है। कांग्रेस के पास हवा है, लेकिन नीचे संगठन नहीं। हुँ, तो कांग्रेस के आने का फ़ायदा तब होता अगर कांग्रेस की हवा और आम आदमी पार्टी का संगठन दोनों मिल के काम करते। वैसा शायद हो नहीं पाया। वो रिपोर्ट मुझे दिल्ली से मिल नहीं रही है कि दोनों के कि आम आदमी पार्टी का संगठन जुटकर कांग्रेस को जुड़वाने के लिए जिताने के लिए लग गया। तो अंततः कांग्रेस ने अपने ही जैसा भी सांगठनिक आधार था, उनके अध्यक्ष उनको कुछ हफ्ता पहले छोड़ के चले गए। उसके बाद चुनाव लड़ा, इसलिए इस संभावना को पूरा रियलाइज़ नहीं किया जा सका। छोटा-सा सवाल, वैसे अगर देखें 2019 में तो बीजेपी को 56% लगभग 56 साढ़े 56% वोट आए थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जोड़ भी दें तो लगभग 40%। तो वोटों का फासला भी बहुत था अगर पिछले लोकसभा चुनाव को फासला उतना ज़्यादा नहीं था जितना गुजरात में, जितना राजस्थान में, जितना हरियाणा में। तो अगर हरियाणा में पलट सकता है, तो दिल्ली में भी पलट सकता था और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को उन्हीं लोगों को मनाना था जिन्होंने विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। उन्हीं को मनाना था कि भैया लोकसभा में भी दे दो। लेकिन कई वजह से शायद वो काम हो नहीं पाया। हुँ। तो इसी में आखिरी कि क्या इसमें ये जो 2 सीट है कुछ आकलन अंदाज़ा है कि कौन-सी 2 सीट है जहाँ बीजेपी लूज़ कर सकती है? अम, कयास लगते हैं। देखिए कांग्रेस के लिए 2 सबसे मजबूत सीटें हैं चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट और सबकी उम्मीद रहती है, देश में बहुत लोगों की उम्मीद रहती है, मैं भी उनमें शामिल हूँ कि कन्हैया कुमार संसद में आएँ। और वो एक अच्छी लड़ी गई सीट है। अब इसे बैठ के हम उस पे कह नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन-सी निकल सकती है। उधर हुँ, आम आदमी पार्टी के लिए या तो पश्चिमी दिल्ली, महाबल मिश्र ने कहते हैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, ऐसी खबर है, या फिर पूर्व दिल्ली। जहाँ पे उनका एक नया प्रयोग था कैंडिडेट की सामाजिक परिस्थिति को बदलने का। इन दोनों में से कोई एक। लेकिन ये कयास है दरअसल इसके बारे में बहुत अच्छी ज़मीनी सूचना मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है। अब हम ज़रा दक्षिण भारत की बात करते हैं, जो जहाँ से बीजेपी की गेम की बात कही जाने लगी कि भाई कुछ तमिलनाडु से मिल सकता है, कुछ केरला से मिल सकता है, कुछ उधर। तो कहाँ जहाँ से भी आपको लगे तमिलनाडु और केरला। एक छोर से आप शुरू हो जाइए, केरला से शुरू हो जाइए। हाँ, बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है 1 सीट लेने की। मेरी जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मैं स्वयं नहीं गया हूँ, मेरी जो रिपोर्ट है कि वो सपना अभी भी बीजेपी का सपना ही रहेगा। हुँ, बीजेपी यहाँ 1 सीट भी हासिल नहीं कर पाएगी। अगर संभावना है, तो तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर ये 2 सीटें हैं जिसमें बीजेपी की उम्मीद ले-दे के टिकी। तमिलनाडु बीजेपी का वोट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ सकता है, लेकिन सीटें नहीं आ रही हैं उनको, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई हो गई डीएमके, एडीएमके और बीजेपी।
और त्रिकोणीय लड़ाई होते ही एक तरह से डीएमके को फायदा हो गया। डीएमके जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन डीएमके, एडीएमके और बीजेपी चूँकि अलग हो गए और बीजेपी का वोट बढ़ना शुरू हुआ, तो एंटी डीएमके जो वोट था वो एडीएमके को जाने की बजाय बीजेपी की तरफ आ गया, जो कि चुनाव जीत नहीं रही। तो मेरा अनुमान है कि बीजेपी को तो और उसमें पौंडीचेरी भी जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के यहाँ बीजेपी को कोई 1 सीट आ सकता है, बीजेपी के सहयोगियों को 2 सीट ज़रूर आ सकता है। लेकिन वहाँ एडीएमके जो बीजेपी के सहयोगी नहीं है, उसको 4-5 सीट आ सकती हैं। लेकिन मुख्यतः डीएमके और उसका जो गठबंधन है, वो कोई 32-33 सीट ज़रूर लेके आएगा, जो कि उन्होंने पिछली बार किया था। तो ये एक तरफ़ा चुनाव है, बीजेपी को गेंस यहाँ बहुत कम। अब आ जाइए अब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। सभी खबर कह रही है कि वहाँ तेलुगु देशम ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तेलुगु देशम जननायक पार्टी और बीजेपी का वहाँ गठजोड़ था और तेलुगु देशम यदि मेजॉरिटी ला रही है असेंबली में और पार्लियामेंट में भी कम से कम 15 सीट के करीब ये लोग लेके आएँगे, तो उसमें लगे हाथ बीजेपी को भी फ़ायदा होगा। बीजेपी को 2 या 3 सीट मिल सकती है। हालाँकि बीजेपी का जनाधार बहुत ही कमज़ोर रहा है वहाँ पे, लेकिन इस चीज़ के कारण बीजेपी को कुछ सीट मिल सकती हैं। तो आज की तारीख में मैं कहूँगा आप 13 एक सीट दे दीजिए, टीडीपी को 2 सीट दे दीजिए, बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस को वहाँ कुछ आने का सवाल ही नहीं होता है, तो बाकी सीटें जाती हैं जो वाईएसआरसीपी पार्टी है वहाँ। तेलंगाना आ जाइए, तेलंगाना में बीजेपी के पास ऑलरेडी 4 सीटें हैं, लेकिन वहाँ चुनाव बिल्कुल सीधे-सीधे इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। बीआरएस जो कि सबसे बड़ी पार्टी पिछले चुनाव में थी, वो लगभग खत्म हो गई एकदम अचानक। उसका मुस्लिम वोट चला गया कांग्रेस की तरफ, उसका जो बीसी वोट, हिंदू बैकवर्ड कास्ट वोट, उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया, जिसकी वजह से बीजेपी अपनी सीट बढ़ाएगी। तो कांग्रेस भी सीट बढ़ाएगी, बीजेपी भी सीट बढ़ाएगी। दोनों को मैं समझता हूँ आप कह लीजिए 8-8 सीट अगर आप देते हैं, 1 सीट तो वहाँ एमआईएम को हमेशा आती ही। तो इस तरह से बीजेपी को 4 सीट का फ़ायदा। अब आप इन सब फ़ायदों को जोड़ दीजिए। केरला, कर्नाटका या केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश आंध्र और उसमें प्रदेश। साथ में उड़ीसा का फ़ायदा और जोड़ दीजिए। ये कुल मिला के हो जाता है कोई 14 सीट के करीब का फ़ायदा बीजेपी। अब आप आ जाइए कर्नाटका। हुँ, कर्नाटका में ये सारा 14 सीट का हिसाब बराबर हो जाएगा। कर्नाटका में बीजेपी को पिछली बार 25 सीट थी, एक उनकी सहयोगी इंडिपेंडेंट थी 26 थी और एक साथ में जेडीएस की उनके साथ है तो 27। तो वहाँ सब कम से कम बीजेपी को ही आप पकड़ें 26, तो उस 26 से सीधी बीजेपी मुझे तो 12 पे आती नज़र दिखाई। क्योंकि इस बार वो जो बीजेपी को आमतौर पे लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस मिलता था, वैसा नहीं था। पहले दौर में फिर भी बीजेपी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दूसरा दौर जो कि प्रज्वल रेवन्ना कांड के बाद हुआ, उस इलाके में हुआ जहाँ कांग्रेस ने विधानसभा में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुल मिला के कर्नाटका में बीजेपी कोई मतलब उनके सहयोगी जेडीएस को तो 1 सीट ही शायद आएगी और जो बीजेपी के अ, और कांग्रेस को 16 सीट तक आ सकती है, जो बहुत बड़ी सफलता होगी कांग्रेस के लिए। तो इस बार पासा पलटा है। मोटी बात ये है कि बीजेपी को जितना भी केरला से उड़ीसा तक गेन्स हुए थे, वो सब के सब आके कर्नाटका में धुल जाए। इसलिए मैं मोटी बात कहता हूँ, अगर आपको इस चुनाव का परिणाम समझना है, तो एक क्षण बीजेपी को क्या फ़ायदे नुकसान होंगे ये देखना है बीजेपी के। तो आप एक क्षण के लिए पूरे दक्षिण भारत को भूल जाइए, क्योंकि वहाँ नफ़े नुकसान बराबर हो जाएँ। पूरे ईस्ट भारत को भूल जाइए, वहाँ भी नफ़े नुकसान बराबर हो जाएँ। तो केवल और केवल महाराष्ट्र से लेके बिहार तक की पट्टी में बीजेपी के नुकसान देखिए और वो नुकसान कम से कम 50 सीट के करीब है। वो मेरा एक अनुमान रहा है, उसी पे मैं फिलहाल का छत्तीसगढ़ में पिछली बार 11 में से 9 बीजेपी जीती थी। मुझे लगता है आप छत्तीसगढ़ में कोई खास बदलाव नहीं देख रहे हैं। खास बदलाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस उठ नहीं पा रही है। संभावना है थी कांग्रेस के पास लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा बदलाव मुझे दिखाई नहीं देता। इसी तरह से यदि पड़ोस में मध्य प्रदेश में आ जाएँ, मध्य हुँ, प्रदेश में बीजेपी के पास 29 में से 28 थी। अगर विधानसभा चुनाव में जिसमें बीजेपी की बहुत बड़ी हासिल सफलता मिली और कांग्रेस को बहुत बड़ी पराजय मिली, उसके हिसाब से भी देखें तो कांग्रेस को 5 सीट आती और बीजेपी को 24 आती।
मोटे तौर पे आंकड़ा वहीं कहीं पे टिकेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हालाँकि कांग्रेस ने कोई 8-10 सीट बहुत अच्छे से लड़ी है। एक वो इलाका है जहाँ भिंड, मुरैना और राजगढ़ का इलाका है। दूसरा अपना झाबुआ और झाबुआ, रतलाम, उसके नज़दीक का आदिवासी बेल्ट हुआ। तीसरा मंडला, शहडोल के मंडला के नज़दीक का, और ये अपना अ, ये कमलनाथ जी की जो सीट है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का इलाका है। और चौथा रीवा और सिद्धी का इलाका। इन सब में 1-1, 2-2 सीट आ सकती है, तो कांग्रेस को 4-5 सीट आ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आखिरी गुजरात, क्योंकि गुजरात से ही मोदी जी चले और पिछली बार अगर देखें तो गुजरात की सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। तो गुजरात में क्या बदलाव देखते हैं आप 26 में? देखिए, जिस अंडर करंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो गुजरात में भी है, वो बिहार में भी है, वो छत्तीसगढ़ में भी है, वो झारखंड में भी है, जिसकी हमने चर्चा नहीं की। सब तरफ अंडर और करंट है। झारखंड में, सॉरी। लेकिन गुजरात में मार्जिन इतना ज़्यादा है कि वहाँ अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए बहुत बदलाव की। फिर भी मैं समझता हूँ, कांग्रेस ने कोई 7-8 जगह पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। चाहे आणंद हो, चाहे बनासकांठा हो, चाहे अ, भरूच हो, जहाँ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है, जूनागढ़ हो, कई सीटें हैं। मुझे अभी भी लगता है कि 2-3 सीट विपक्ष निकाल सकता है। पहली बार ऐसा होगा कि टोटल पूरी 26 सीट डूबने की बजाय 2-3 बुर्ज बाहर निकलते हुए दिखाई देने शुरू हो जाएँगे, 2-3 सीट आएँगी। झारखंड में मुझे लगता है थोड़ा-सा ज़्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि जो आदिवासी इलाके हैं, दोनों बार, दोनों फ़ेज़ की रिपोर्ट यही है कि आदिवासी इलाकों में पहला फ़ेज़ और आखिरी फ़ेज़, इन दोनों इलाकों में बीजेपी को नुकसान थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो झारखंड के बारे में मेरी अपनी समझ है कि वहाँ पे विपक्ष 5 सीट तक निकाल सकता है, पिछली बार कम थी, तो 2-1 सीट का विपक्ष को फ़ायदा हो सकता चलिए, तो ओवरऑल जो सम अप हमने किया, मैं मोटे तौर पर एक गोवा यूटी भी है, 6 सीट वहाँ है, वहाँ क्या देखते हैं खत्म करते वक़्त वो भी एक छूट ना जाए? है। पिछली बार 1-1 था, और उससे बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया। चंडीगढ़ भी है। जी। जी, पंजाब में देखिए, पंजाब में बीजेपी की 2 सीट है और बीजेपी के लिए वो 2 सीट बचा के रखना बहुत कठिन है। हुँ, क्योंकि वो 2 सीट आती थी अंत में कहीं न कहीं सिख वोट की मदद से, जो कि अकाली दल अरेंज किया करता था। वो है नहीं, तो गुरदासपुर, होशियारपुर दोनों बचाना कठिन है। एक ही बचा पाएगी। बीजेपी की उम्मीद थी कि वो कहीं दूसरे शहरों में सीटों पे बदलाव करेंगी, वो भी होता दिखाई नहीं दे रहा। खेल कुल मिला के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही है, जिसमें इस वक़्त मैं समझता हूँ कांग्रेस का थोड़ा-सा अपर हैंड हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये दोनों ही सीट बाँटेंगे। एक आधी सीट इंडिपेंडेंट को वहाँ जा सकती है। वहाँ खडूर साहब में वो एक अ, जो खालिस्तानी समर्थक इंद्रपाल सिंह शायद नाम है। हुँ। वो चुनाव लड़ रहे हैं, सिमरजीत सिंह मान चुनाव लड़ रहे हैं संगरूर में, तो एक आधी सीट, या फिर अकाली दल भी है। तो एक सीट समझ लीजिए उन्हें जाएगी, बाकी सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे मोटे तौर पे डिवाइड। गोवा और यूटी 6 सीटें हैं। जी, माने चंडीगढ़ में कांग्रेस की स्थिति थोड़ा बेहतर दिखाई दे रही है, और गोवा में जो पिछली बार 1-1 का डिवीज़न हुआ था, वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, उससे बहुत बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। तो कुल मिला के यदि आप इस सब को जोड़ लें, तो कांग्रेस का, ये बीजेपी का आंकड़ा जो मेरी दिलचस्पी का विषय रहा है, और जो कि इस देश का सबसे बड़ा राजनैतिक सवाल है, इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो मेरे मेरे शीट में जो मेरे सामने है, उसमें बीजेपी का आंकड़ा 250 दिखाई देता है। जो मैंने रेंज दी थी ना 240 से 260, उसके मिडल में 250 के करीब दिखाई देता है। जी। बीजेपी के एलाइज़ कोई 40 के करीब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मैंने रेंज दी 35 से 45 की। कांग्रेस यहाँ इस लिस्ट में मुझे 96 पे दिखाई दे रही, वही 85 से 100 के बीच में कहीं। विपक्ष 126, कांग्रेस के सहयोगी कोई 126 इस सूची में दिख रहे हैं। तो वही जो 125 से 120 से 135 की मैंने रेंज दी थी, उसके बीच में। और अन्य जो हैं ये 31 के करीब दिखाई दे रहा है। मगर देखिए, इन आंकड़ों को आप बिल्कुल प्रिसाइज़ आंकड़े मत मानिए, ये बहुत ही स्पूरियस प्रिसिशन कई बार हो जाता है, क्योंकि आपके सामने एक्सेल शीट है, आपको कुछ ना कुछ तो डालना होता है, और वो एक्सेल शीट तमाम से आपको एक आंकड़े दे देती है। अ, सवाल सिर्फ मोटे ट्रेंड और रुझान का है। मैं समझता हूँ मोटी बातें ये कह सकते हैं। पहला, ये चुनाव 2014 और 19 जैसा चुनाव कतई नहीं, वैसा परिणाम नहीं आएगा। दूसरा,
इस चुनाव में राज्यवार बहुत कुछ बदला है। कई राज्यों की समीकरणें पहली बार महत्वपूर्ण बनी। राज्य के अपने-अपने परिणाम आए। तीसरी बात, लेकिन इस सब के बावजूद देश की एक पट्टी जहां बीजेपी को लगभग सब तरफ वोटों का फायदा होगा, केरला से लेके उड़ीसा तक। मैं बंगाल को उसमें शामिल नहीं मानता। बीजेपी को वोट बढ़ेंगे लेकिन बहुत सीट नहीं बढ़ेंगी। इसके बाकी जो पूरा देश है, जहां बीजेपी ने पिछली बार एक तरफा जबरदस्त बम्पर सफलता हासिल की, वहां सब इलाकों में बीजेपी का वोट गिरेगा और अधिकांश जगह पे बीजेपी को सीट का नुकसान भी होगा। ये एक मोटी तस्वीर है। बाकी एग्जैक्ट आंकड़े तो अब बस कुछ ही घंटों की बात होगी, एग्जिट पोल आ जाएंगे। मेरी उम्मीद है, हालांकि एग्जिट पोल इतने एग्जैक्ट बने नहीं है देश में, लेकिन मेरी उम्मीद है कि कम से कम मुझसे ज्यादा एग्जैक्ट तो वो होंगे। चलिए, आखिरी दो सवाल। एक तो योगेन जी, चूंकि आपने हमारे साथ भी 7 दौर में लगातार हर बार अपना आकलन विश्लेषण राज्यवार भी किया और भी जगह आपने बातें की, लिखा भी अपने द प्रिंट में, तो आपको कहीं ये भी मानसिक तौर पर कहीं चिंता सताती है कि आपकी साख, आपकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लगी है, चूंकि इतनी बार आप बोल रहे हैं और प्रशांत किशोर दूसरी तरफ 300 पार और 303 उससे ज्यादा बात भी कर रहे हैं, आप कोई कोट भी कर रहे हैं, तो कहीं ये भी लगता है? मेरे को चिंता केवल यही सताती है कि मैं अपने प्रति ईमानदार हूं कि नहीं। राजनीति में आने से पहले मैंने कोशिश की थी और राजनीति में आने के बाद भी कोशिश की है कि वो बातें न बोलूं जो कि मेरे मन को गुदगुदी देंगी, मेरे दोस्तों को 2 दिन के लिए तालियां पिटवा देंगी और चौथे दिन सबको मायूस और सबको निराश कर देंगी। वैसी चीजें करने से मैंने वो किया है। राजनीति में अपनी आशा और अपने मूल्यांकन को अलग करके रखना चाहिए। आमतौर पे एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपना मूल्यांकन जेब में रखता है और अपनी आशा की के बारे में भाषण देता है, जो राजनीति में सामान्य चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैंने आपके शोज़ में, सातों शो में कोशिश की है कि अपनी आशा को बाजू में रखते हुए, अपने मूल्यांकन को यहाँ रखूँ। अपनी आशा की बात मैं भी अपनी राजनीतिक स्पीच में कहा करता था। अपना मूल्यांकन आपके सामने यहाँ रखूँ, ये मेरी कोशिश है। अब तक पिछले 12 साल में सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मैंने केवल 2-3 बार ये कोशिश की। मैंने सामान्यतः कभी नहीं किया है। सेफोलॉजिस्ट करते रहते हैं, मैं उसे देखता रहता हूँ। 2013 में मैंने किया था, जबकि सारे ओपिनियन पोल ये दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को 2 से 5 सीट आएँगी। मेरा माथा ठनक गया, तो फिर मैंने सर्वे करवा के कहा कि मेरे हिसाब से 32 मैंने शायद तब बोला। आई इसमें थी 28 18। 28 सीटें। दूसरा फिर 2015 का चुनाव, जिसमें फिर मीडिया साबित करने में लगा था कि नहीं, अब तो लोकसभा में सातों सीट आ गई, अब तो बीजेपी आम आदमी पार्टी हारेगी ही हारेगी। वहां मैंने सर्वेक्षण करके कहा था कि 57 सीट आएंगी, आई थी 67। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत, तब मेरे पास एग्जिट पोल वगैरह भी थे, जो आज मेरे पास नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब ऐसा काम करूँ तो फिर ये उसकी अपनी मर्यादा और ईमानदारी से किया जाए। राजनैतिक भाषण देने का एक अपना, उसकी एक अपनी विधा है, उसकी अपनी व्याकरण, और इस तरह की चीज़ करने की अपनी विधा और व्याकरण है। अब इसमें ज़ाहिर है जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो आरोप लगाएँगे कि देखिए ये तो प्रचार कर रहे हैं, जो उन्होंने किया भी है, ट्रोल्स का काम है। और दूसरी तरफ से जो इंडिया के समर्थक हैं, जो मान के बैठे हुए हैं कि भई सरकार तो बन ही गई इंडिया की, अ, उन्हें भी दुःख होता है, तो उनमें से भी 2-4 लोग गाली दे देते हैं। अब जैसा आप पत्रकारिता में इतने साल करने के बाद समझ गए होंगे कि गाली सुनना वो इंसान तो का आज भी धर्म है। लोग ये सुन के कहेंगे कि देखो, योगेन जी भी कह रहे हैं कि, क्योंकि देखिए नतीजे तो 4 को आएंगे, जो होना होगा वही होगा, लेकिन कुछ पल, कुछ दिन की खुशी में दोनों पक्ष अपने हिसाब से उसी तरह हाँ, का तो चाहता है कि उनके हिसाब ये से, मैंने है सीखा ना, था एक मीठा मीठा ज़माने खा में लिया, कि कड़वा कड़वा थू, सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो 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 उनको सुनना पसंद हो। तो उनको लगेगा देखो योगेन जी के हिसाब किताब से तो फिर बात तो ये हो ही रही है कि बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है, चाहे 30-50 कम होके बने, चाहे एनडीए के घटक दल जोड़ के बने। मैं फिर यही कहूँगा, मेरे हिसाब से बीजेपी को जनादेश नहीं मिल रहा। मेरे विचार से इस देश की जनता झूठ और नफ़रत पे अपनी मोहर नहीं लगा रही। मेरे विचार से इस देश में लोकतंत्र की आवाज़ खुलने जा रही है। मेरे विचार से ये देश रूस, पुतिन, तुर्की या पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं जा रहा। मेरे लिए सबसे बड़ी फाइंडिंग ये है। सच बताऊँ अजीत भाई, जब ये सब शुरू किया था हमने,
चुनाव की घोषणा के करीब शायद आपसे कभी एक बार बात हुई थी। मैं बहुत मायूस था, आपने देखा भी होगा, मैं बहुत मायूस था उन दिनों। लग रहा था कि ये देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में हम हैं। इतना झूठ बोलने के बाद, इतनी नफ़रत और आग लगाने की कोशिश के बाद, ये लोग क्या 400 साढ़े 300 सीट लेके आ रहे हैं। सीटों से ज़्यादा क्या इस देश की जनता कह रही है, बल्ले-बल्ले बहुत अच्छा शानदार काम कर दिया। बहुत मायूसी होती है। आज एग्ज़िट पोल के आंकड़े जो भी आए और 4 तारीख का परिणाम जो भी आए, आज मुझे दोबारा आस्था हो गई। इतने हज़ारों लोगों से बात करने के बाद मुझे ये लगता है, लोग कहते हैं कि भाई हर चीज़ की एक मियाद 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे याद रहती हैं। राजस्थान में एक व्यक्ति ने मुझे कहा, देखिए अब हर चीज़ की एक मियाद होती है। मोदी जी की भी मियाद थी, अब खत्म हो गई। हुँ। एक व्यक्ति ने मुझे उत्तर प्रदेश के गाँव में कहा कि भैया, मैंने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय माँग रहे हैं मोदी जी, क्या विचार है आपका? कहा भैया जब कोई सरपंच बनाते हैं पहली बार तो वो ईमानदारी से डर-डर के काम करता है। दूसरी बार बना दे तो वो गोली देना सीख जाता है और तीसरी बार बना दें तो वो तो सर पे बैठ के डंडा चलाता है। ये बात मुझे भूलती नहीं, ये मुझे विश्वास देती है, ये बात मुझे हिम्मत देती है और इस देश का अंतिम पायदान में रहने वाला व्यक्ति जब संविधान की बात करता है, बाबा साहेब की बात करता है, सामाजिक न्याय का सवाल उठाता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे हिम्मत आती है और मेरे लिए किसी भी आंकड़े से बड़ी चीज़ वो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपको तल्ख लगेगा, लेकिन मुझे लगता है एक पत्रकार के नाते कि जैसे आपने कहा ना कि जनादेश नहीं होगा अगर बीजेपी को 250 सीटें आती है। मुझसे ज्यादा आप नतीजों को परखते और जांचते रहें। फिर अगर आप देखेंगे 84 में आखिरी बार राजीव गांधी को 400 पार के नंबर के साथ अपार बहुमत वाली सरकार बनी। उसके बाद की सरकारों को देखें, चाहे 89 देखें, 91 में तो कैसे जोड़ तोड़ झारखंड मोर्चा कांड वो सब आपने देखा, 96, 98, 99, 2004 में कांग्रेस को कितनी सीटें थी, 2009 में 206 सीटें। तो ये बीच का जो पैच है, हर पैच में जिस पार्टी ने सरकार बनाई, नेतृत्व किया, और 200 के आसपास जैसी स्थिति पर रही सरकार, 91 में थोड़ी ज्यादा थी। तो उस हिसाब से तो अगर 250 भी है तो भाई सीट तो 50 कम हो गई। हम उसको जैसे इस ग्लास को योगेंद्र जी आधा भरा और आधा खाली देखें। बीजेपी के लोग कहेंगे कि भाई हम 10 साल बाद भी, इतनी ताकत लगाने के बाद भी अगर हम 250 आ गए तो आ तो गए सरकार में, इसलिए शुरू में मैंने कहा जो जीता वो सिकंदर। दूसरी तरफ ये होगा कि भाई उनका आधा खाली है, उनकी 50-60 सीटें कम हो गई, तो वो खुश इसमें अजीत हो भाई सकते हैं। आपके गिलास का ही उदाहरण लें, तो अगर ये गिलास खाली था और आप प्यास से मर रहे थे और गिलास आधा भर गया तो आपको लगेगा अरे पानी आ गया इस गिलास में। और अगर ये गिलास भरा हुआ था और आप सोच रहे थे कि मैं पी लूं और मुड़े और देखा कि गिलास आधा हो गया, क्या हो गया ये, है ना? तो जनादेश भी ऐसी चीज होती है। जनादेश हवा में नहीं होता। जनादेश उस संदर्भ से निकलता है जिस संदर्भ में सब कुछ शुरू हुआ। आपने ठीक कहा कि 1984 में कांग्रेस का जनादेश था। उस लिहाज से 2014 में और 2019 में बीजेपी का और मोदी जी का जनादेश था। मैंने साफ लिखा भी था 2019 के बाद अपने दोस्तों के लिए, ये मत कहिए कि मैं जनादेश नहीं है। सच बात है कि इस देश की जनता ने वोट दिया, इस बात को स्वीकार कीजिए, बुरी हो अच्छी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। वो जनादेश था। अगर इस सब के बाद, और याद रखिए ये सब 400 पार के संदर्भ में हो रहा है, संदर्भ मत भूलिए। 400 पार का दावा, पूरे देश का मीडिया कतारबद्ध होके इनके पीछे लगा है। पिछले दिनों में तो शायद 70 मोदी जी ने इंटरव्यू तो किए कह होंगे। दिया कि हमने ऐसे उनको फंसा दिया। हमने एक ऐसी बात कह दी कि वो पूरी लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि इनको 400 होगा कि नहीं, 400। उन्होंने तो शायद मजे ले लिए एक इंटरव्यू में। पूरी बात तब हो जाती अगर वो जी। कहते कि हमने ऑपोजिशन को फंसा दिया और तुम मीडिया वालों को भी लाइन में लगा दिया, और देखो ना चुनाव से 2 दिन पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर भी बदल दिए, वो भी सेटिंग ठीक कर ली। और पैसे की बात तो टीवी पे करते नहीं है साहब, वो करें। देखिए जहां जहां इतनी एक तरफा स्थिति हो, एक पार्टी जिसने इस देश की तमाम संस्थाओं पे कब्जा कर रखा, इलेक्शन कमीशन ने जितना शर्मनाक व्यवहार किया है, नाक कटवा दी इस देश की इस बार इलेक्शन कमीशन ने इनकी साहब की सेवा करने। पूरा इलेक्शन कमीशन बीजेपी हेडक्वार्टर की तरह काम कर रहा, जहां पैसे में कोई 1 और 2 का
रेशो नहीं है, दुगने तिगने का रेशो नहीं है, 1 और 100 का रेशो है। जहां लीडिंग पार्टी बीजेपी ने 100 गुना पैसा खर्च किया होगा बाकी सबकी तुलना में, जहां सारा प्रशासन, पुलिस इनके इशारे पे नाच रहा, जहां चुनाव के बीच में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आईटी के छापे पड़ रहे हैं, जहां चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट के नॉमिनेशन विड्रॉ करवा रहे हो, जहां अनअपोज्ड इलेक्शन हो रहे हो, जहां सारा मीडिया चरण वंदना में लगा हो, ऐसे में अगर वो पार्टी 50 सीट हारती है, इसे आप छोटी बात कहते हैं? अगर ऐसा होता है, अगर पुतिन कल के रूस के चुनाव में पुतिन के अगर 10% वोट कम हो जाते हैं, तो इसे आप क्या मानेंगे? उस संदर्भ में देखिए क्या हो रहा है। इसलिए अगर ये आती, मैं नहीं जानता होगा या नहीं, पर अगर 272 इस सब के बाद बीजेपी 272 से नीचे उतरती है, जो मेरा पहले दिन से दावा है और आज भी मैं उस पे कायम हूं, तो इसे मैं बीजेपी की राजनैतिक पराजय के रूप में देखूंगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। अगर बीजेपी एक चैलेंजर होती इस देश में और 271 सीट ले आती तो आप सलाम करते। जैसे बीजेपी को 282 आई 2014 में, सबने कहा भाई जनादेश मिला, मैंने भी कहा भाई जनादेश मिला। आज जहां बीजेपी है वहां से अगर 271 पे आती है, तो ये राजनीतिक पराजय नहीं तो और क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कल आखिरी दौर की वोटिंग, शाम को एग्जिट पोल, 2 दिन तक एग्जिट पोल पर बहस मगजमारी, उसकी क्या दिशा होती है इसकी जिज्ञासा हम सब में होगी। और उसके बाद 4 जून को 11 बजते बजते, करीब करीब सुबह 11 साढ़े 11 बजते, अधिकतम 12 बजते बजते तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बन रही है और किसे कितने नंबर मिल रहे हैं। ये जरूर है कि योगेन जी ने कहा, और ये भी कोई शक नहीं कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी, 303 हासिल करने वाली पार्टी, हर तरह के नैरेटिव गढ़ते हुए तमाम तरह के झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री आखिरी दौर में 45 घंटे के लिए साधना के लिए अगर चले गए हैं विवेकानंद रॉक के पास और वहां अगर साधक बन गए हैं, तो जाहिर है कि अगर 50-60 सीटों का झटका लगता है जैसा कि योगेन जी कह रहे हैं, तो बड़ा झटका होगा। फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे दर्शकों से लगातार संवाद रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।